नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर के बारे में कि अनलिस्टेड शेयर है क्या, आप उसे कैसे खरीद सकते हैं, क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या होता है अनलिस्टेड शेयर, इन सब की बात करूँगा। क्योंकि पिछले बार सवाल भी आए थे कमेंट सेक्शन में कि अनलिस्टेड शेयर क्या होता है सर। तो देखिए, अनलिस्टेड, आपने इसमें दो वर्ड जुड़ा हुआ है। अनलिस्टेड यानी कि वैसा जो लिस्ट नहीं किया गया मार्केट में, वैसा शेयर जो लिस्ट नहीं किया गया। आप किसी शेयर को शेयर मार्केट से कब खरीदते हैं, ज़रा सोचिए। आप किसी शेयर को शेयर मार्केट से तब खरीदते हैं जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, चाहे वो NSE पे लिस्ट हो जाए, चाहे PSE पे लिस्ट हो जाए, चाहे MCX पे लिस्ट हो जाए। जब वो लिस्ट हो जाता है, पहले तो कंपनियां IPO लाती है, IPO लाने के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं IPO में, और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। फिर आप IPO में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप फिर उसको ओपन मार्केट से यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद खरीदते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर वो कंपनियां होती है एक्चुअली जो अभी लिस्ट नहीं है, कारोबार चल रहा है उसका, कारोबार उसका चल रहा है, पूरे देश में दुनिया में कारोबार उसका चल रहा है। पुरानी कंपनियां भी है, लेकिन उसको अभी ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं आती है कि भाई हमको पैसे का ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों आएँ स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली लोग IPO लाता है पैसे उगाही करने के लिए, पैसा करने के लिए, ताकि बिजनेस एक्सपेंड कर सके। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पुरानी भी है और वो स्टॉक मार्केट में नहीं है, जैसे, लेकिन फिर भी उसके शेयर होते हैं। स्टॉक मार्केट में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके शेयर होते हैं, क्योंकि उसके प्रमोटर होते हैं। उसमें कुछ लोगों ने कंपनी के शुरुआती समय में फंड लगाया होता है, पैसा लगाया होता है, तो पैसे लगाने के बदले कंपनियां उसको अपना शेयर का हिस्सा दे देती है, कंपनी का कुछ हिस्सा दे देती है, जिसको शेयर के रूप में जानते हैं। तो वैसे लोग होते हैं जो पुराने समय, मान लीजिए अभी जैसे राकेश झुनझुनवाला ने स्टार हेल्थ में पैसा लगाया था, या आकाशा एयरलाइन में पैसा लगाया था। आकाशा एयरलाइन तो लिस्टेड नहीं है ना, पर उन्होंने पैसा लगाया, तो वो जब भी लिस्ट होगा तो झुनझुनवाला साहब का भी तो स्टेक उसमें इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड ऑटोमेटिक भी है, लेकिन वो लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास उनका शेयर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआती समय में पैसा लगाया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, अपने आप को ऑफर करती है कि देखो मैं स्टॉक मार्केट में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा शेयर खरीदना चाहते हो, अगर मेरी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हो, तो तुम उसको बाजार के अतिरिक्त खरीद सकते हो, अदरवाइज बाहर से खरीद सकते हो। तो बाहर से कैसे खरीदेंगे? तो उसके लिए, जैसे कि आप जब ट्रेड करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो आपके लिए ब्रोकर होता है, ब्रोकर की सुविधा होती है। आप ब्रोकर के में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं और दैट मीन आप फिर उसके वहाँ से लिस्टेड शेयर खरीद लेते हैं, है ना, स्टॉक मार्केट से। लेकिन यहाँ पर जो होता है, कुछ फाइनेंशियल कंपनियाँ होती है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करती है कि अगर आपको वैसी कंपनियों के शेयर चाहिए जो लिस्ट नहीं है, और अगर वो कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही कि हाँ हम शेयर दे सकते हैं, तो वो जो ब्रोकर होते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो मीडिएटर का काम करते हैं। जिससे मेरे कुछ स्टूडेंट लोगों ने भी अनलिस्टेड शेयर खरीदे हैं मेरे कहने पर। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, तो उन्होंने खरीदा। मेरे पास भी कुछ अनलिस्टेड शेयर है, जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक स्टॉक मार्केट में पिछले साल लिस्ट हुआ है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक TMB, वो जब लिस्ट हुआ तब हो सकता है आप लोगों ने खरीदा होगा। मैं उसके लिस्ट होने के कितने पहले खरीद के बैठा हुआ था उसको, ठीक है, बहुत पहले उसको खरीद कर बैठा हुआ था। कैसे खरीदा था? वही अनलिस्टेड शेयर। वो कंपनियां ऑफर कर चुकी थी कि भाई अभी तो हम बाजार में नहीं आए स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकते हो शेयर, डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकते हो, और वो कंपनी आपके शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप खरीदेंगे तभी जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट रहेगा, क्योंकि वो जमा आपके घर में थोड़ी करेगा आपके शेयर, वो कहाँ करेगा, वो आपके डीमेट अकाउंट में ही करेगा। इसलिए एक डीमेट अकाउंट तो होना जरूरी है, चाहे आप अनलिस्टेड खरीदें चाहे लिस्टेड शेयर खरीदें, उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना। क्योंकि जब कंपनियां ट्रांसफर करेगी ना शेयर, तो आपसे पूछेगा भाई आपका DP ID क्या है, डीमेट अकाउंट ID क्या है, वो आपको सारा डिटेल देना होता है। आप एक मार्जिन CMR कॉपी मांगते हैं ना अपने क्लाइंट से, ब्रोकर से, उसको CMR कॉपी, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट बोलते हैं ना, तो वो ज़रूरी होता है अनलिस्टेड शेयर को अपने डीमेट में लाने के लिए। किसी भी चीज़ के लिए CMR कॉपी ज़रूरी होता है। तो वैसे बहुत सारे कंपनी, जैसे पेटीएम भी आया था, तो पेटीएम ने क्या किया था, जब स्टॉक मार्केट में आने से पहले वो अनलिस्टेड शेयर की कैटेगरी में था, तो वहाँ पे वो ऑफर कर रहा था कि 2700 रुपये में मेरे शेयर खरीदो। 2700 रुपये में वो शेयर दे रहा था। कुछ लोगों ने खरीदा भी था, हाँ, भाग्यशाली से हम लोगों ने नहीं खरीदा। मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी मुझसे कि सर अनलिस्टेड में ले लेना चाहिए 2700 रुपये। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अच्छा क्या नहीं लिया, हम लोगों ने उसको 550 रुपये खरीदा नीचे में। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होती है जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले भी अपने आप को ओपन ऑफर रखती है। ओपन ऑफर मतलब ऑफर्स वाला नहीं, एक कुछ अपने हिस्से को दे देती है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों को, ये लीजिए
कुछ शेयर और आप इसको उन लोगों को बेचिए जो लोग शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे के माइंड में होता है पता नहीं शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईपीओ में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा आईपीओ बिड लगेगा कि नहीं लगेगा, हो सकता है बहुत ऊपर से खुल जाए, हो सकता है बहुत ऊपर भागे, तो अभी खरीद लो, तो पहले ही खरीद लो। तो वैसे शेयर को अनलिस्टेड शेयर कहा जाता है जो मार्केट में लिस्ट ही नहीं होता है। जैसे कि अभी देखिए रिसेंटली कोच्चि एयरपोर्ट 90 रुपये पे लिया हुआ था मैंने, कोच्चि एयरपोर्ट का 90 रुपये पे लिया था और अभी करेंटली उसका भाव शायद 180 के आसपास चल रहा है। तो अनलिस्टेड शेयर में भी भाव बढ़ता घटता है, पहली बात जान लीजिए, अनलिस्टेड शेयर में भी भाव घटता है और बढ़ता है। तो 90 रुपये में कोच्चि को लिया था, अभी वो 180 के आसपास चल रहा है अनलिस्टेड शेयर में। इसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स का भी शेयर है अनलिस्टेड में, वो मैंने नहीं खरीदा है। दूसरी बात, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, उसको भी मैंने खरीदा था अनलिस्टेड शेयर, बहुत पहले ही खरीदा था, बाद में वो लिस्ट हुआ। अब मैं चाहूँ तो उसको बेच सकता हूँ, है ना। अब लेकिन अनलिस्टेड शेयर अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे भी कुछ बात है कि क्या मैं उसको बेच सकता हूँ। जी हाँ, अनलिस्टेड शेयर जब से आपके डीमैट में अकाउंट आएगा ना तो आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन कैसे बेचेंगे, यहाँ नहीं, ये शेयर मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। आपको फिर वैसे ही किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहता है, तो फिर आप अपने डीपी से उसके डीपी में ट्रांसफर कर दीजिएगा और पैसा वो आपको दे देगा। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो आप उसको ओपन नहीं बेच सकते। कैसे नहीं बेच सकते, क्योंकि वो लिस्ट ही नहीं है, कैसे बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो आप किसी ऐसे पार्टी को पकड़िए, भाई मेरे पास है शेयर, खरीदोगे, कहेगा हाँ खरीद, लेकिन वो लिस्ट नहीं है, वो तैयार, वो भविष्य देख लेगा क्या स्टॉक मार्केट में ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कितना साल बाद आएगा। देखिए कितना साल बाद आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता। जैसे करलोन जैसे ये सोफा वगैरह है ना, करलोन बनाती है सोफा सेट, वो है। और जैसे स्टड्स, हेलमेट है ना, स्टड्स करके बनाता है, वो सारे लोगों का आपका अनलिस्टेड शेयर में है, लेकिन वो अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आया। कब आएगा इसके बारे में कंपनी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है कि 5 साल बाद आएंगे कि 10 साल बाद आएंगे। आपने अगर ले लिया है शेयर, आप ये सोचेंगे कि अगले साल वो स्टॉक मार्केट में आएगा तब हम उसको बेच देंगे, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। 10 साल बाद भी नहीं आवे, वो आपके पास पड़ा रहेगा। आपको वैसे किसी थर्ड पार्टी को बेचना पड़ेगा जो अनलिस्टेड शेयर खरीदने के इच्छुक है। आप उसको डायरेक्ट ओपन मार्केट में नहीं बेच पाएंगे शेयर मार्केट में जब तक कि वो लिस्ट ना हो जाए। इसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक था मेरे पास, मैं इंतजार करता रहा कि आएगा तो बेचेंगे, आएगा शेयर मार्केट में तो बेचेंगे। अब आया जाके पिछले साल, तो अभी भी हालांकि मैंने उसको बेचा नहीं, रखा हुआ है। तो लेकिन अब चाहूँ तो जब भी बेच सकता हूँ। अगर उसके पहले मुझे बेचना रहता तो मैं किसी ऐसे पार्टी को ढूंढता जो अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहता है, तो मैं अपने डीपी से उसके डीपी में ट्रांसफर करवाता, एक फॉर्म भर के देना रहता है, फिर उसको ट्रांसफर हो जाता है। इसमें माइनस और प्लस पॉइंट अब आप समझते जाइए क्या है कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं तो ये पता नहीं कि वो कंपनियां कितने साल बाद मार्केट में आएगी। अगर अभी मैंने करलोन खरीद लिया सोफा सेट वाला, हो सकता है अभी इतने पुरानी कंपनियां है ना, 25-30 साल पहले की कंपनी, अभी तक वो लिस्ट नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में नहीं आया, हो सकता है 20 साल और ना आए तो मेरे पास तो शेयर पड़ा रहेगा। एक ये प्रॉब्लम, अचानक मुझे पैसे की जरूरत हो गई तो जैसे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां होती है, आप जाते हैं तुरंत अपने होल्डिंग से बेच देते हैं, लेकिन उसको हम नहीं बेच पाएंगे, उसको हम फिर किसी थर्ड पार्टी को खोजना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन को खोजना पड़ेगा, इंडिविजुअल पर्सन को खोजना पड़ेगा, भाई तुम खरीदोगे, हाँ, या फिर उसी ब्रोकर, उसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को बेचना पड़ेगा जिसके थ्रू हमने खरीदा है, और वो भी जब खरीदेगा तो औने पौने भाव में खरीदेगा। बात समझिए। तो ये एक प्रॉब्लम होती है अनलिस्टेड शेयर के बारे में। कुछ ऐसे शेयर होते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं, जैसे अमूल का हमें ये पता है कि वैल्यू बहुत अच्छा है, हल्दीराम हमें ये पता है कि उसका वैल्यू बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट में जब भी आएगा तो बहुत अच्छे वैल्यू के साथ आएगा। तो अगर वो अमूल का शेयर नहीं मिलेगा अनलिस्टेड में, क्योंकि वो अभी ऐसी सर्विस वो ऐसा छोड़ा भी नहीं है, और ना ही हल्दीराम ने छोड़ा, ऐसा नहीं है, अनलिस्टेड में भी वो नहीं आता है, उसको जरूरत ही नहीं है पैसे का, वो क्यों करेगा, है ना। जिसको पैसे का जरूरत है वो ना बेचेगा अपना कंपनी का हिस्सा, उसको जरूरत है नहीं, लेकिन पता है जिससे उसका वैल्यू बहुत अच्छा है, जब वो आएगा तो ले लिया जाएगा, चाहे आईपीओ में मिले ना मिले, मेरे पास पहले से पड़ा रहेगा। ये फायदा होता है अनलिस्टेड शेयर को खरीदने का कि आईपीओ लगे कि नहीं लगे, आपके पास तो पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन आप बेच तब तक नहीं पाएंगे जब तक कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना हो जाए। जैसे स्टार हेल्थ को झुंझुनवाला साहब ने खरीदा, लेकिन बेचा कब, जब वो लिस्ट हुआ। इसी तरह आकाशा में उन्होंने पैसा लगाया, उसका हिस्सेदारी लिया, अब वो बेच नहीं सकते, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन को या किसी संस्थान को वो कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं बेच पाएंगे अगर शेयर मार्केट में उसको बेचना है जब तक कि आकाशा लिस्ट ना हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो ये सब भी प्रॉब्लम होता है अनलिस्टेड शेयर में। तो बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां होती है दोस्तों, बहुत सारी होती है। देखिए मैं अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी चल रहा है, कम से कम उनका भाव चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का 7 से 8 हज़ार के आसपास चल रहा था अनलिस्टेड में, जहाँ तक याद है। HDFC सिक्योरिटी का है अनलिस्टेड शेयर में, उसका भाव भी
7 से 8 हज़ार के आसपास में चलता है, बताइए प्रति शेयर 7 से 8 हज़ार 5 हज़ार ऐसे चलता है, भाव ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये तो बेवकूफ़ी है। अगर मैं 5 हज़ार का HDFC सिक्योरिटी का शेयर खरीद लूँ अनलिस्टेड में, तो वो तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। तो वैसे भी आपको एनालाइज करना पड़ता है कि किसका शेयर लेना चाहिए, किसका शेयर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्या इसका भाव, जैसे 2700 पे जिन्होंने पेटीएम लिया होगा अनलिस्टेड में, उसको 600 पे भी बेचने में आफत हो रहा होगा। 2700 कहाँ 600, तो हो सकता है कि जिस भाव पे आप अनलिस्टेड में खरीदें, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में वो उसी भाव से लिस्ट हो सकता है उससे कई गुना नीचे भी लिस्ट हो जाए, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो फायदा क्या अनलिस्टेड शेयर का लेने का, सवाल तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। फायदा ये होता है कि वैसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमको IPO में मिले ना मिले हमको कोई टेंशन नहीं, मेरा व्यू इस पर बहुत बड़ा है, लंबा है, 20 साल का व्यू है, हमको कोई टेंशन नहीं है, तो वैसे लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं अनलिस्टेड शेयर को। और या वो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है, तो वो लोग खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। कि कल दिन मिले ना मिले हमको क्या फर्क। मेरे पास, जैसे मेरे पास मोतीलाल ओसवाल का होम फाइनेंस का है, और आप जाएंगे मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस, आपको शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास अनलिस्टेड है, वो पहले से पड़ा हुआ है, कभी आएगा स्टॉक मार्केट में, आज से 10 साल बाद आया, 20 साल बाद आया, क्या मतलब है, जब आएगा हम उसको तब बेचेंगे। धीरे धीरे भाव उसका डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे पास जो कि पहले से लेके मैंने रखा है अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली, कि मैं रहूँ ना रहूँ, वो कंपनियां आपको देख रेख करेगी। वो कंपनियां जब भी कभी लिस्ट होगी, आप उसके एक अच्छे हिस्सेदार बन जाएंगे, आप उसको बेच के पैसा आप उगा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो आप जाएँ, आप सर्च करें अनलिस्टेड कंपनी, इसको ढूंढने का सीधा सिंपल है, गूगल पे जाएं, सर्च करें अनलिस्टेड कंपनी। जैसे अनलिस्टेड कंपनी करेंगे तो कुछ ऐसे वेबसाइट के नाम आ जाएंगे जहां पर आपको बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनियों के नाम दिखाई देंगे। उसका प्राइस भी डेली अपडेट होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में चेंज होता है, उसका भी चेंज होता है, डेली वाइज में चेंज होता है। शेयर मार्केट में तो पल पल चेंज होता है, क्षण क्षण चेंज होता है, सेकंड सेकंड चेंज होता है, वहाँ एक एक दिन बाद के बाद चेंज होता है। क्योंकि अनलिस्टेड है ना, इसलिए उसका वैल्यूएशन उस तरह से चलता है, फ्लक्चुएशन वैसा होता नहीं। तो बहुत सारे आपको कंपनियां मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि किस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से हमें अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा आपको सावधान होना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशस होना है, क्योंकि बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी हैं जो कहेगा कि हम अनलिस्टेड शेयर आपको प्रोवाइड करते हैं सर। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल भी है जो बोलेगा कि हम आपको हम अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफ़र करते हैं, आप हमको इतना पैसा दीजिए, ये शेयर का भाव, ये शेयर पे भाव चल रहा है, हम इस शेयर का भाव पे आपको अनलिस्टेड शेयर दे देंगे, वो पैसा लेके भाग जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, आपको थोड़ा पता करना है कि जो अनलिस्टेड कंपनी हमको, जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी को मीडिएटर जो हमको बेच रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, आप उसके माध्यम से खरीदें, वो से भी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर करना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ या मैं किसी को दिलवाता भी हूँ कि भाई अनलिस्टेड, तो ऑथेंटिक जगह से, कहीं आज तक शिकायत नहीं आया, कहीं आज तक कंप्लेन नहीं आया। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्रचार हो जाएगा, है ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना उनका प्रचार हो जाएगा। तो इसलिए वजह से मैं नहीं करना चाह रहा, नहीं तो कहेगा देखो ये लालची है, इसका प्रचार कर रहा है, जरूर कमीशन खाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा कि मैं किसके थ्रू खरीदता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कंपनियां। तो ये है अनलिस्टेड शेयर और लिस्टेड शेयर। आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अनलिस्टेड शेयर के नाम भी दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई पर्सनल नहीं बता रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं इसके फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि क्या होता है अनलिस्टेड शेयर। अभी देखिए, जैसे मुझे अगर लेना है, मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे कौन सा अनलिस्टेड शेयर लेना चाहिए, तो मैं ये देखूँगा क्या उस कंपनी में आगे 10 साल 20 साल बाद ग्रोथ होने की संभावना है, क्या उसका प्रोडक्ट चलेगा, क्या उस पर क्या उसके बिजनेस में हम अभी पैसा लगा के बैठ सकते हैं, क्या एंकर इन्वेस्टर की तरह क्या बैठ सकते हैं क्या। तो ये दिमाग में हमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आपको पता है मैंने क्या बोला, टाटा टेक्नोलॉजी, ये टाटा मोटर्स के जितने भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वही हेड करता है टाटा टेक्नोलॉजी। तो वो कंपनियां बहुत अच्छी है, वो उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि टाटा टेक्नोलॉजी का जो चल रहा है अनलिस्टेड शेयर में भाव, वही भाव आपको IPO में मिलेगा या वही भाव शेयर में हो सकता है उससे नीचे मिल जाए। ये एक सावधानी बरतना रहता है, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो अच्छी वजह से कि मेरे पास, मैं अगर हल्दीराम आ जाए तो मैं ले लूँगा, अमूल आ जाए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक रिक्शा वाला भी हल्दीराम को खाता है, अरे 5 स्टार होटल में बैठने वाला भी हल्दीराम का भुजिया खाता है, उसका वैल्यू है। अमूल आएगा मैं ले लूँगा कि भाई वो उसका 15 रुपये में भी आइसक्रीम मिलता है,
10 रुपये में भी आइसक्रीम मिलता है और 400 में भी आइसक्रीम मिलता है। यानी एक छोटे तबके के लिए भी बनाता है और एक बड़े लोगों के लिए भी वो अमूल बनाता है, हर घर में मौजूद है, उसका वैल्यू मुझे पता है। बीकाजी का था वो, उसका वैल्यू मुझे पता था। ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि किस कंपनी का प्रोडक्ट आगे चलेगा, 10 साल 20 साल तक ग्रो कर सकता है, इसके बिजनेस बढ़ सकते हैं। आपको वैसे कंपनियों के अनलिस्टेड शेयर को ढूंढ के फिर आप अगर आप चाहें तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी पर्सनल यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैं इसके फायदे नफ़ा नुकसान की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी आपको अनलिस्टेड शेयर एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये काम करता है, और दूसरा कि कहाँ से आपको लेना चाहिए। तो आप गूगल है, गूगल का सहारा लीजिए और उस पर सर्च करिए अनलिस्टेड कंपनी, और आपको बहुत सारे वेबसाइट के नाम आ जाएंगे जो अनलिस्टेड कंपनी प्रोवाइड करते हैं। आप उसके थ्रू कॉल करके बात करके समझ बूझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सैटरडे का दिन था जहाँ पे मैं आपके साथ ये एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहा था। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।